हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जापान के संविधान के बारे में। देखिए, हम विश्व के प्रमुख संविधान पढ़ रहे थे। हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? विश्व के प्रमुख शासन व्यवस्था या संविधान। उनमें से हम आज पढ़ने जा रहे हैं जापान का संविधान। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है जापान का संविधान, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि जापान का संविधान बेसिकली है क्या, कब बना, किसने बनाया और उसकी क्या खासियतें हैं, उसमें कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं। हमें इसमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं इस चीज से कि जो जापान है वो एक्चुअली है कहाँ। जाहिर सी बात है, एक पूर्व का देश है जापान, एशिया का एक पूर्व का देश है। ठीक है, यहां पे जो आज के टाइम में जो संविधान लागू है, यानी कि जापान में जो संविधान आज के समय लागू है उसे कहते हैं सोवा संविधान। उसका नाम क्या है? उस संविधान का नाम है सोवा संविधान। सोवा संविधान का जो निर्माण हुआ है वह 1946 में हुआ है, जिसे 1947 में लागू किया गया। उससे पहले जो जापान में संविधान चलता था उसे मेइजी संविधान कहते थे। मेइजी संविधान जो मेइजी शासकों के टाइम का बना हुआ था, जिसमें क्या था? जिसमें सैनिक शासन था। ठीक है, मेइजी संविधान में क्या था? देश में सैनिक शासन था। एक प्रकार से देश में सैनिक शासन था। लेकिन जो आज के टाइम में जो वर्तमान जो शासन व्यवस्था है वो जो सोवा संविधान के अकॉर्डिंग है वह क्या है? वह लोकतंत्रात्मक है। यानी कि आज जापान में क्या है? वर्तमान में क्या है? प्रजातंत्र है। पहले क्या था? पहले सैनिक शासन था। ठीक है, पहले सैनिक शासन था, लेकिन हम प्रजातंत्र भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज भी वहां पे राजा है। आज भी राजा, जिसे हम क्या कहते हैं? सम्राट है। तो एक प्रकार से वहां पे राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। हाँ, लेकिन राजतंत्र तो है, लेकिन इंग्लैंड वाला राजतंत्र है एक प्रकार से, यानी कि सिर्फ सीमित राजतंत्र है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र विद्यमान है, जहां पर राजा या राजतंत्र सिर्फ सीमित हो, सिर्फ नाम मात्र का हो और सारी शासन व्यवस्थाएं जनता के अनुसार चलती हो, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती हो और उन्हें चुनने का अधिकार जनता को हो, तो वो कौन सा तंत्र बन जाएगा? जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लेकिन कहने में क्या आएगा? राजतंत्र। क्यों? क्योंकि वहां पर आज भी राजा का पद विद्यमान है या सम्राट का पद विद्यमान है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जापान का संविधान, जिसके निर्माण की स्टोरी मैं आपको बता देता हूं कि जापान जो कि पूर्व का एक देश है, और हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, दूसरे विश्व युद्ध से। दूसरे विश्व युद्ध में जापान इटली और जर्मनी ये थे, ये एक साइड थे, ये एक तरफ थे, और दूसरी साइड इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये देश थे। ठीक है, इन्हें मित्र राष्ट्र कहते थे और इन्हें धुरी राष्ट्र कहते थे। धुरी राष्ट्र कहते थे। ठीक है, तो जापान जो था वो इटली और जर्मनी के साथ था। जर्मनी भी हिटलर वाला, इटली भी मुसोलिनी वाला, और जापान में जो राजा थे या हम कह सकते हैं मिलिट्री शासन था, वो भी तानाशाही टाइप का था। ये तीनों ही तानाशाही टाइप के कंट्री थे जो एक साथ आ गए थे, और ये सारे लोकतांत्रिक देश थे जो एक साइड चले गए थे। अगर हम इसमें से रूस को निकाल दें तो ये अपवाद है, बाकी सारे क्या है?
ये लोकतांत्रिक किस्म के देश थे जो एक साथ थे, और ये तानाशाही टाइप के एक साथ थे। तो ये इनके साथ था जापान, इटली और जर्मनी के साथ। तो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की जंग होती है दूसरे विश्व युद्ध में, और ये कहानी है 1939 से लेकर 45 तक की, जब दूसरा विश्व युद्ध चलता है। होता क्या है कि अमेरिका अपने 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराता है, जो कि जापान के 2 शहर हैं। अमेरिका अपने 2 परमाणु बम 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी, दोनों जापान के शहर इनके ऊपर गिराता है और जापान सरेंडर कर देता है। इटली और जर्मनी पहले ही सरेंडर कर चुका होता है। जैसे ही जापान सरेंडर करता है, ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। मित्र राष्ट्रों में से अमेरिका और इंग्लैंड की सेनाएं इन देशों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर देती है, एक प्रकार से कब्जा कर लेती है कुछ दिनों के लिए, कंट्रोल अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है। तब जापान में जो मिलिट्री शासन था उसका खात्मा किया जाता है, जो मिलिट्री शासन था उसको समाप्त किया जाता है, और वहां पर एक नई शासन व्यवस्था लागू की जाती है, इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और वो शासन व्यवस्था एक संविधान के अकॉर्डिंग चलनी होती है, और उस संविधान को बनाने का काम दिया जाता है जनरल मैकआर्थर को। किसको? जनरल मैकआर्थर। ये कौन थे? ये अमेरिकी सेना में जनरल थे। किसमें? अमेरिकी सेना में जनरल थे। इनको ये काम दिया जाता है मैकआर्थर को कि आप जापान के नवीन संविधान का निर्माण करें। तो जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में 1946 में ये काम संपन्न होता है, यानी कि 1946 में जापान के लिए संविधान बनाया जाता है, जिसे 1947 3 मई 1947 को लागू कर दिया जाता है। इसका नया नाम होता है 100वां संविधान। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और पुराने वाला जो देश में संविधान तो पहले भी था, जापान में 1947 से पहले भी था, उसका नाम था मेइजी संविधान, जो पहले वाला था। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है 1947 में जो लागू हुआ जनरल मैकआर्थर के द्वारा, उसे 100वां संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? 100वां संविधान कहते हैं। तो देखिए, बहुत अजीब सी बात है कि एक ऐसा देश जिसका संविधान किसी विदेशी के निर्देशन में लिखा गया है, वो भी मिलिट्री मैन के निर्देशन में लिखा गया है, और उस संविधान में मिलिट्री शासन को खत्म करके एक नागरिक शासन की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखिए। तो हम पढ़ते हैं आपका 100वां संविधान, यानी कि वर्तमान जापान में जो वर्तमान में संविधान है, जो 3 मई 1947 को लागू हुआ, वो 100वां संविधान, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इसकी विशेषताओं से हमें इसके जो संविधान के जो लक्षण है, संविधान किस प्रकार का है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे संविधान की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। पहला तो ये कि भैया जापान का जो ये संविधान है वर्तमान का, ये जन संप्रभुता की इच्छा पर है, यानी कि जन संप्रभुता पर आधारित है। जन संप्रभुता मतलब कि संप्रभुता जनता में निवास करती है, अंतिम सत्ता किसी राजा किसी संस्था में नहीं, बल्कि जनता में। जन मतलब जनता में। संप्रभुता का मतलब होती है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी सत्ता किसके पास है, तो वो है जनता के पास है। इस संविधान के अनुसार जो शक्ति या सत्ता का जो निवास है अंत में किसके पास है? जनता के पास है। भारत में भी यही है, शक्ति का जो केंद्र है अंततः वह क्या है? भारत की जनता है। ऐसे ही जापान की जनता ही संप्रभु है जापान में। दूसरा पॉइंट, लिखित एवं अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। क्या है? ये संविधान लिखित है और अपेक्षाकृत छोटा है। इसमें क्या है? जापान के संविधान में क्या है? 11 अध्याय है और 103 अनुच्छेद है। ठीक है, हालांकि ये इतना भी छोटा नहीं है अमेरिका जितना, सिर्फ 7 अनुच्छेद हो, बल्कि ये भारत जैसे 22 भाग और क्या नाम है
395 अनुच्छेद इतना बड़ा भी नहीं है, तो भारत की अपेक्षा कितनी है, छोटा ही है, पर लिखित है। अच्छी बात क्या है, ये लिखित संविधान है। तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए एक और बात यह है कि संविधान सर्वोच्च है, जैसे भारत है, भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, उसी प्रकार जापान में भी संविधान सर्वोच्च है। कठोर संविधान, इसकी एक और व्याख्या है, विशेषता। भारत का जो संविधान है वह कठोर और एवं मिश्रण दोनों है। कुछ संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से बदले जा सकते हैं, कुछ को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अमेरिका का संविधान कठोर है, अमेरिका वालों ने बनाया, इसको भी कठोर बना दिया। जापान का संविधान इतना कठोर है कि आज तक एक संवैधानिक संशोधन भी नहीं हुआ है। 1947 से लेके 47 से लेके टिल नाउ अब तक कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है। आज तक एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि संविधान संशोधन को करने के लिए एक प्रक्रिया है, उसके दो पार्ट है। पहले कि संविधान में जो संशोधन करना है उसकी प्रस्तावना लानी पड़ेगी, वो भी 2/3 बहुमत से। बहुत कठिन होता है। 2/3 बहुमत से अगर कोई संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया ले भी आए, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ले भी आए, उसे पास भी कर दिया डाइट से। डाइट का मतलब संसद। इंग्लैंड की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। तो डाइट में 2/3 बहुमत चाहिए। तो मान लो अगर मिल भी गया तो ऐसा नहीं कि बदल देंगे, उसके बाद डाइट से पास होने के बाद कोई संविधान संशोधन जनता के पास जाएगा रेफरेंडम के लिए, यानी कि एक प्रकार से उनकी स्वीकृति के लिए। तो इस पे वोट होगा और इस वोटिंग में अगर आधी जनता, मतलब इसे बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत का मतलब आधी से ज्यादा जनता इसके समर्थन में वोट करती है, तो सम्राट को, जो वहां पे सम्राट है, उन्हें कहना पड़ेगा कि ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन आज से संविधान का अभिन्न अंग हो गया। तब तक नहीं कह सकता, तब तक वो संशोधन नहीं माना जाएगा। तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसकी जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक है। संवैधानिक शासन व्यवस्था, जो सैनिक शासन व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद जिसमें जैसे डाइट है, संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ये सारी चीजें क्या है? लोकतांत्रिक शासन के अंग है। मौलिक कर्तव्य और अधिकारों का भी वर्णन जापान के संविधान में किया गया है। जापान के संविधान की एक विशेषता यह है कि ये एकात्मक शासन है। देखिए मैंने आपको बताया होगा कि शासन दो प्रकार के होते हैं, एकात्मक या संघात्मक। एकात्मक या संघात्मक। भारत एक संघात्मक देश है। कैसे? क्योंकि भारत में दो सरकारें साथ साथ चलती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार में मोदी है और राज्य सरकार में, राजस्थान में अशोक गहलोत है। ठीक है। तो ये केंद्र सरकार में मोदी काम कर रहे हैं और राज्य सरकार में गहलोत काम कर रहे हैं। तो ये दो सरकारें साथ साथ चलती रहती है और दोनों के अधिकार संविधान से निश्चित होते हैं। ठीक है। तो ये होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, जो कि बड़े देशों के लिए अपनाई जाती है। लेकिन छोटे देश एक जनरली एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं और वो केंद्र सरकार के दम पर ही, या केंद्र सरकार ही पूरे देश का शासन व्यवस्था संपन्न करती है। ठीक है। तो एकात्मक शासन है इंग्लैंड की तरह। संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में भी है, इंग्लैंड में भी है। आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति या सम्राट को या राजा को सलाह देने के लिए, जिसके आधार पर राजा या सम्राट कार्य करता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस संविधान के लागू होने से पहले, यानी कि 100वां संविधान के लागू होने से पहले जापान में शिंटो धर्म था। लेकिन अब जापान का जो धर्म है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर रखा है, ना कि शिंटो धर्म। ठीक है। बाकी पुराना धर्म तो शिंटो है, लेकिन वह राजधर्म नहीं है। अब पहले राजधर्म था, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम राजधर्म है, वैसे ही शिंटो जापान का हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में यह क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत की तरह। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक अच्छी बात यह है कि वहां की जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा गया है।
कार्यपालिका यानी कि मंत्री, प्रधानमंत्री, सम्राट और विधायिका यानी कि होगी डायरेक्ट। नेक्स्ट युद्ध के परित्याग की नीति है। देखिए उन्होंने, जापान वालों ने सैनिक शासन में इतने युद्ध देखे और इतनी बुरी हालत देखी, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरे उसकी वजह से इतने डर गए, इतने घृणित हो गए वो युद्ध से, इतने 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 व्याकुल हो गए युद्ध के प्रति, इतने निंदनीय हो गए कि उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में युद्ध करेंगे ही नहीं, हम और हमारा देश कभी युद्ध नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने रक्षा विभाग ही नहीं बनाया अपने यहाँ, मिलिट्राइज, अपने देश को मिलिट्राइज ही नहीं करा, सैनिक क्षमता ही नहीं बढ़ाई अपनी। क्यों? हम कभी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया। ना ही हम ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को झगड़ों से सुलझाएंगे, प्यार से सुलझाएंगे अगर कुछ होंगे तो। दोहरी प्रणाली का अंत, ये दोहरी प्रणाली थोड़ी सी नई है। इसमें क्या होता था कि जो 100वां संविधान था, इससे पहले मेजी संविधान तक जब सैनिक शासन था, तो सैनिक शासन में जो सम्राट होता था वो दोहरी प्रणाली अपनाता शासन में। मतलब अगर देश के आंतरिक मामले होते थे शासन से रिलेटेड, तो उनके लिए तो मंत्रियों से सलाह लेता था, और अगर मान लीजिए युद्ध से संबंधित कोई बात होती थी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से या विदेशों से संबंधों से कोई बात होती थी, या युद्ध जैसी चीज से किसी कोई सलाह लेनी पड़ती थी, तो वो मिलिट्री वाले सेक्शन से सलाह लेता था और उनकी सलाह पर कार्य करता था। तो वहां का जो सम्राट था, जापान का जो सम्राट था, वो दो प्रकार की काउंसिल से सलाह लेता था। पहला सैनिकों की जो काउंसिल थी, और दूसरी शासन की जो, या मंत्रियों के कह सकते हैं, मंत्रियों की, ठीक है, या और कह सकते हैं कि उसके दो प्रकार के मंत्री थे। एक तो सिविल नागरिक जो कि आम जनता के से चुनकर आते थे, और दूसरे सैनिकों के में से जो निकल कर आते थे कोई बड़े अधिकारी, उनसे। तो वो दो लोगों से सलाह लेता था, इनसे आंतरिक मामलों में और इनसे युद्ध के मामलों में। तो इस प्रकार की चीजों को खत्म कर दिया गया कि नहीं, हम सैनिक से कोई सलाह नहीं लेंगे पर मानेंगे नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि मेन नागरिक जो सरकार थी वही सर्वोच्च मानी गई और सैनिक सरकार को खत्म कर दिया गया। इसलिए दोहरी शासन पर दोहरी प्रणाली को भी खत्म कर दिया गया। अब सम्राट को ये स्पष्ट कह दिया गया कि अब आपकी मंत्री में जो भी मंत्री होगा, मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होगा, वो अनिवार्यतः एक सिविलियंस होगा, कोई सैनिक नहीं होगा, ठीक है। स्थानीय शासन की भी व्यवस्था की गई है, भारत में भी की गई है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है, पंचायती राज की स्थापना की गई है, लेकिन बाद में की गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये व्यवस्था कर दी गई है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जापान के संविधान के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।